नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बेहद परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार इन्हीं के कंधों पर है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ होते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है अन्नदाता के आज के कार्यक्रम में। मुर्गी पालन मांस और अंडा उत्पादन के लिए किया जाता है, लेकिन इस व्यवसाय में बीमारियों के चलते कई बार भारी घाटा हो जाता है। इसलिए मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के लिए सभी उपायों को आपको अपनाने चाहिए, जिससे आपका मुनाफा बढ़ सके। तो मुर्गियों को घातक बीमारियों से निजात दिलाने के लिए मुर्गी पालक भाई कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं डॉक्टर एस.के. शुक्ला। किसान भाई मुर्गी पालन का कार्य करते हैं और ऐसे किसान भाई जो मुर्गियों को पालते हैं तो उनको बहुत सारे रोगों की संभावनाएं रहती है मुर्गियों में। तो जो कुछ ऐसे रोग हैं जो कि मुर्गियों में फैलते हैं और मुर्गियों में रोग कैसे फैलते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। मुर्गी पालन व्यवसाय में जो सबसे बड़ी बाधा आती हैं वो हैं बीमारियां, जिससे कई बार इतना नुकसान हो जाता है कि मुर्गी पालने वालों को भारी घाटा हो जाता है। इसलिए उपचार से बेहतर बचाव सबसे अच्छा विकल्प है। रोग फैलने के तो वैसे तो बहुत से कारण हैं, लेकिन कुछ संक्रामक रोग होते हैं। संक्रामक रोग वैसे हैं जिनको हम छुआछूत का रोग कहते हैं, जो बीमार मुर्गी से स्वस्थ मुर्गी में फैल जाते हैं। और ऐसे संक्रामक रोग जो छुआछूत से फैलते हैं वो विषाणु जनित हो सकते हैं, जीवाणु जनित हो सकते हैं। तो रोग फैलने के बहुत से कारण है, जैसे मनुष्य रोग फैलाने में सबसे ज़्यादा सक्षम है। इसके अतिरिक्त जो बीमार मुर्गियां हैं वो स्वस्थ मुर्गियों को रोग फैलाती हैं। जो मुर्गी घर में जो बर्तन इस्तेमाल होते हैं, जो बिछावन इस्तेमाल होता है, या बहुत से ऐसे लोग जो देखने के लिए मुर्गियों को आते हैं, वो भी जो है ये रोग फैला सकते हैं। तो बहुत से पशु पक्षी हैं, जैसे कुत्ते हैं, नेवले हैं, चूहे हैं, ये भी रोग फैलाने में सक्षम है। और संक्रामक रोग तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा के माध्यम से भी चले जाते हैं, मक्खियों के माध्यम से चले जाते हैं। कई बार जो है खटमल है, पिस्सू है, ये भी रोग फैलाते हैं। मुर्गी पालक भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी बीमारी में उपचार से अच्छा बचाव ही होता है। इसलिए आप अपनी मुर्गियों को उनमें होने वाली घातक बीमारियों से बचाने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं। तो किसान भाई इस चीज़ को ध्यान रखें कि जो रोग ना फैलने पाए, इसके लिए कुछ चीज़ें करें। जैसे जो कुक्कुटशाला है या जो मुर्गियों का घर है, उसका निर्माण इस तरीके से कराएं कि उसका फर्श पक्का हो, फर्श में कोई छेद ना हो, और जो उसकी दीवारें हैं वो प्लास्टर वाली हो, उनमें भी छेद ना हो, क्योंकि जितनी छेददार दीवारें होंगी या फर्श छेद वाला होगा, उसी में जीवाणु पनपते हैं और उससे वो रोग फैलाते हैं। उसी तरीके से जो पानी की व्यवस्था है वो उचित होनी चाहिए, पानी के बर्तनों की संख्या उचित होनी चाहिए। आमतौर पे 50 चूज़ों पे एक पानी का बर्तन और 50 चूज़ों पे एक दाने का बर्तन रखते हैं। उसकी ऊंचाई भी उम्र के आधार पे होनी चाहिए। जैसे जैसे चूज़ों का आयु बढ़ती जाए वैसे वैसे पानी के बर्तनों की ऊंचाई बढ़ाते जाएंगे, ताकि उनको पानी पीने में कोई दिक्कत ना हो, दाना खाने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे कुछ लोग हैं वो मुर्गी घर को देखने के लिए आ जाते हैं, मुर्गियों को देखने के लिए आ जाते हैं। ऐसे लोगों को मुर्गी घर में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हो सकता है जूते के माध्यम से, चप्पल के माध्यम से, उनके पैरों के माध्यम से, कपड़ों से रोगाणु ले आएँ और वो मुर्गी घर में बीमारी फैला दें। इसी तरीके से बहुत सी बीमारियां हैं जिनके लिए टीकाकरण का भी कार्यक्रम किया जाता है। टीकाकरण करने से बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो ठीक हो जाती हैं, जैसे रानीखेत रोग है, गम्बोरो बीमारी है, कुक्कुट चेचक रोग है और मैरेक्स बीमारी है। इन सब के हम टीकाकरण करते हैं। जो मैरेक्स बीमारी है उसका टीकाकरण 1 दिन की आयु पर होता है। ये 0.2 मिलीलीटर गर्दन में लगाते हैं और ये आमतौर पर जो हेचरी या जहाँ से चूजे आप लेते हैं वहीं से लग करके आता है।
फिर 6 से 7 दिन की आयु पर रानीखेत का टीका लगाते हैं। ये 1 बूंद आँख में या नाक में डालते हैं या पानी में घोल करके पिला सकते हैं। इसी के साथ इन्फेक्शियस ब्रांकाइटिस एक बीमारी होती है जिसको हम श्वसन तंत्र का रोग कहते हैं, वो भी जो है टीकाकरण कर सकते हैं। 1 दिन से 7 दिन की आयु पर इसका टीका आँख में या नाक में डाल सकते हैं या चोंच खोल करके मुंह में डाल दीजिए। फिर 10 से 12 दिन की आयु पर गम्बोरो का टीका लगाते हैं। ये भी टीका आँख में डाल सकते हैं, नाक में डाल सकते हैं या पानी में घोल करके पिला सकते हैं। फिर 28 दिन की आयु पर गम्बोरो का टीका दोबारा पिलाते हैं। इसके अतिरिक्त 6 सप्ताह की आयु पर कुक्कुट चेचक रोग के लिए टीका लगाते हैं और ये मांसपेशी में लगाया जाता है। इसकी मात्रा 0.2 मिलीलीटर है और ये अंडे देने वाली मुर्गियों में टीकाकरण करते हैं। उसके बाद 50 से 55 दिन की आयु पर रानीखेत और इन्फेक्शियस ब्रांकाइटिस का टीका पानी में घोल करके पिलाते हैं। उसके बाद 10 से 12 सप्ताह की आयु पर R2B का टीका है जो इंजेक्शन की सहायता से 0.5 मिलीलीटर मुर्गियों को लगाया जाता है, इससे रानीखेत रोग ना फैलने पाए। इसी के साथ जो है जब अंडे देने वाली मुर्गियां होती हैं तो जब अंडा उत्पादन आने वाला हो तो 18 सप्ताह की आयु पर रानीखेत का निष्क्रिय टीका और इन्फेक्शियस ब्रांकाइटिस का निष्क्रिय टीका लगाते हैं। इन सब टीकों को अगर लगाएंगे तो मुर्गियों में जो संक्रामक रोग हैं, जो रानीखेत रोग है, गम्बोरो रोग है, कुक्कुट चेचक रोग है और मैरेक्स की बीमारी है, ये नहीं होने पाएगी। ब्रायलर पक्षियों में आमतौर पर हम 2 ही टीके लगाते हैं। पहला टीका रानीखेत के लिए 1 से 7 दिन की आयु पर, दूसरा टीका गम्बोरो के लिए 10 से 12 दिन की आयु पर। तो किसान भाइयों से हम यही अनुरोध करेंगे कि वो अपनी मुर्गियों का टीकाकरण समय पर कराएं और अच्छा उत्पादन लें तथा उनकी मुर्गियां स्वस्थ रहें, आर्थिक रूप से वो लाभ कमाएं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। बेबी कॉर्न की अधिक मांग होने के कारण वर्ष भर इसकी खेती करके किसान भाई कम समय में अधिक लाभ कमा सकते हैं। इसकी खेती किसानों के लिए आत्मनिर्भरता और रोजगार के लिए उत्तम विकल्प हो सकती है। सामान्य मक्के की भांति ही बेबी कॉर्न की खेती की जाती है। तो चलिए इसकी खेती के बारे में विस्तार से जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यादव से। हम लोग अक्सर धान गेहूं की खेती करते हैं और ज़्यादा फायदा नहीं हो पाता। व्यावसायिक फसलों की अगर खेती करें तो ज़्यादा लाभ होता है। और इसी व्यावसायिक फसल में एक फसल है मक्का, और मक्का में भी बहुत सारे हैं, जैसे कि बेबी कॉर्न का नाम आप सुने होंगे, स्वीट कॉर्न का नाम सुने होंगे। प्रश्न उठता है ये बेबी कॉर्न क्या है? बेबी कॉर्न, बेबी का मतलब होता है बच्चा और कॉर्न का मतलब होता है मक्का। तो बच्चा मक्का यानी जिस समय में मक्का के पौधा में भुट्टा आता है और भुट्टा के ऊपर में जो रेशा आता है, रेशा आना जब शुरू होता है उसके 24 से 48 घंटा के अंतर्गत अगर हम भुट्टा को तोड़ लेते हैं तो वही बच्चा मक्का होता है, बच्चा भुट्टा होता है और उसको बेबी कॉर्न कहते हैं। खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए एक बार गहरी जुताई करके 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करना चाहिए। बुआई से 15 से 20 दिन पहले 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद को कल्टीवेटर की मदद से पूरे खेत में समान रूप से दें। इसके बाद खेत को अच्छी तरह से समतल कर लें। मक्का की खेती जैसे करते हैं उसी तरह से इसकी भी खेती करना है। सिर्फ 2-3 बातों का खास रूप से ध्यान देना है। बेबी कॉर्न का बीज दर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बेबी कॉर्न में 10 किलो 1 एकड़ में बीज डालते हैं। दूसरा चीज़ है, बेबी कॉर्न का खास किस्म है और वो किस्म का नाम सरकारी संस्था का है HM4, जो कि पूरे देश के लिए रिलीज किया गया है, और प्राइवेट संस्था का है 5414 और 5417। ये प्योर लाइन है। आपको जो भी उपलब्ध हो किस्म उसे लगा सकते हैं। बुआई से पूर्व बीजों को बाविस्टिन 1 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज अच्छे से उपचारित करें ताकि इन्हें बीज तथा मृदा जनित रोगों के साथ
कीट व्याधियों से भी बचा जा सके। इसमें खाद भी थोड़ा ज़्यादा डालना होता है, क्योंकि बीज ज़्यादा दे रहे हैं, थोड़ी पौधा ज़्यादा है, तो उसकी खाद की भी ज़रूरत ज़्यादा होती है, खास करके नाइट्रोजन वाले खाद की, यूरिया की। यूरिया इसमें 1 हेक्टेयर में लगभग 200 किलो नाइट्रोजन डालते हैं, बल्कि सामान्य मक्का में लगभग 150 से 180 किलो नाइट्रोजन डालते हैं। बुआई के इस समय डीएपी, पोटाश, जिंक सल्फेट की पूरी मात्रा और 25 किलो यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिला दें और शेष बची यूरिया में से 50 किलो प्रति हेक्टेयर यूरिया 4 पत्ती अवस्था पर, 70 किलो यूरिया 8 पत्ती की अवस्था पर, 60 किलो यूरिया नर मंजरी को तोड़ने के पहले और शेष बची 35 किलो यूरिया को नर मंजरी को तोड़ने के बाद फसल में दें। बेबी कॉर्न के साथ खासियत ये है जब हम इसकी उत्पादन सालों भर ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बीज नहीं बनना, इसीलिए इस पर तापमान का ज़्यादा असर नहीं पड़ पाता। और जब बहुत ठंडा पड़ता है, जैसे उत्तरी भारत में दिसंबर में और जनवरी में, तो हम 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में नहीं बुआई करते हैं, क्योंकि अंकुरन में दिक्कत होती है। रिजर मशीन की मदद से मेंढ का निर्माण करें। बुआई मेंढों के दक्षिणी भाग में करनी चाहिए तथा पौधों के आकार के अनुसार कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बीज रोपते समय हर मेंढ पर 2 बीज प्रति छिद्र में 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। पहली सिंचाई बुआई से पहले करें, क्योंकि बीज अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी होना जरूरी होता है। बुआई के 15 से 20 दिन बाद मौसम के अनुसार जब पौधे 10 से 12 सेंटीमीटर के हो जाएं, तो पहली सिंचाई करें। बुआई के 12 से 15 दिनों के बाद एक छेद में केवल एक स्वस्थ अंकुर छोड़ें और अन्य को हटा दें। उसके बाद 8 से 10 दिन के अंतराल से ग्रीष्मकालीन फसल में पानी देते रहना चाहिए। इस मौसम में बोई गई फसल में खरपतवार या जंगली घास हो जाती है, जिनको निकालना जरूरी होता है। इन्हें निकालने के लिए 2 से 3 बार खुरपी से गुड़ाई करें। इसके साथ साथ हल्की हल्की मिट्टी भी पौधों पर चढ़ा दें, जिससे पौधे हवा से गिरते नहीं हैं और पौधों की बढ़वार अच्छे से होती है। इतनी सावधानी रख करके हम बेबी कॉर्न से बहुत ही लाभ ले सकते हैं। क्यों लाभ ले सकते हैं, आप अंदाज लगाइए। जो 200 ग्राम का पैकेट बाजार में 30 रुपया 40 रुपया में बिकता है, और 1 हेक्टेयर में बेबी कॉर्न छिला हुआ लगभग 20 से 25 क्विंटल उत्पादन होता है। तो और इसको हम सालों भर ले सकते हैं। जैसे गर्मी के समय में तो ये 50-55 दिन में तैयार हो जाता है। यहाँ तक कि अगर 1 एकड़ में हम बेबी कॉर्न की खेती करें तो 1 साल में एवरेज अगर मार्केट रेट रखें, तभी भी हम कम से कम शुद्ध लाभ इसमें 3 लाख ले सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। बेल एक महत्वपूर्ण फल है। बेल के फल औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। गर्मी के मौसम में बेल का जूस पीना काफी लाभकारी होता है। इन सभी लाभों को देखते हुए जिन किसान भाइयों ने बेल के बाग लगा रखे हैं, वे किसान इनसे अधिक फलों की प्राप्ति के लिए कौन कौन से कार्यों को करें, आइए जानते हैं कृषि महाविद्यालय कोटपुतली के डॉक्टर दिनेश यादव से। बेल फल एक ऐसा फल है जिसको ब्रह्म फल भी कहा गया है, इसको अमृत फल कहा गया है। इसका जो मुख्य लॉजिक अमृत फल होने का यही है कि इसमें जो विटामिन B2 होता है, जिसको राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसकी 100 ग्राम जो पल्प होता है उसमें 1191 मिलीग्राम पर 100 ग्राम पल्प के हिसाब से पाया जाता है। और आज के युग में जो अपने जंक फूड खा रहे हैं या केमिकल युक्त खाना ज़्यादा ले रहे हैं, उसमें विटामिन जो B2 है उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। बागवान भाइयों, बेल के बाग लगा देने से मात्र अधिक फल उत्पादन नहीं मिलेगा, बल्कि इसके लिए बाग में समय समय पर समसामयिक कार्यों को करना होगा। तभी आपको बेल के पौधों से अधिक फलों का उत्पादन मिलेगा।
ये ऐसा एक फल है जो सबसे ज़्यादा पेड़ पे टिका रहता है। इसके लगभग 9 जो फूल आने के बाद में 9 से 11 महीने तक ये पेड़ पे रहता है। तो पेड़ में अगर पेड़ के आसपास सूक्ष्म तत्व की कमी है तो फल फटना शुरू हो जाता है, जिसमें मुख्य रूप से बोरोन तत्व की कमी है तो फल फट जाएगा। या पानी की जो उपलब्धता है या सिंचाई कर रहे हैं उसमें अनियमितता है, उसकी वजह से भी फल फट जाता है। तो अपने को निश्चित एक अंतराल पे इस पेड़ में पानी देता रहना चाहिए। और जो माइक्रोन्यूट्रेंट है जिसमें मुख्य रूप से बोरोन है उसको बेसल डोज में भी दे सकते हैं और उसको 0.4% का घोल बना के सितंबर अक्टूबर के महीने में उसके ऊपर छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे बीज जो फटने की समस्या है वो नहीं के बराबर रहती है। किसान भाइयों, फलों के गिरने के कई कारण हैं। यदि आप फलों के गिरने के कारणों का पता लगा लेंगे और सही समय पर इसके निदान के लिए उचित कदम उठा लेते हैं तो इससे होने वाली हानि से बच सकते हैं। बेल में सबसे ज्यादा जो समस्या आती है फूल झड़ने की आती है। एक तो इसका कारण होता है प्राकृतिक कारण भी हो सकता है, जैसे अप्रैल का महीना है या मई का महीना है, उस समय अगर विंड स्ट्रॉम आ गया, आंधी आ गई, ज़्यादा एकदम टेम्परेचर हो गया, उसकी वजह से भी वो फूल झड़ सकता है। लेकिन अपने को उसका मैनेजमेंट ठीक से करेंगे तो निश्चित रूप से जो फूल है वो कम झड़ेगा। मैनेजमेंट का तात्पर्य यह है कि उसको जब फूल आता है उसके पहले ही अपन उसमें गोबर की खाद डाल दें। बेल पत्र में गोबर की खाद डालने का समय एक तो बरसात का मौसम होता है जुलाई में, या उसको फिर फरवरी मार्च में भी डाल सकते हैं। उसमें जैसे सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति जो मेच्योर पौधा है, मेच्योर पौधे का मतलब हुआ उसकी उम्र 5 साल से अधिक है तो उसमें अपने को 40 से 50 किलो, और 10 साल से अधिक पौधा है तो उसमें 70 से 80 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद तने को छोड़ के, और जो रिंग सिस्टम होता है, बेसिन सिस्टम इरिगेशन, उसमें अपने को अप्लीकेशन करना पड़ता है, देना पड़ता है। और इसी के साथ जो अपना सुपर फास्फेट के रूप में जब फास्फोरस देंगे, यूरिया देंगे, इसमें 500 ग्राम यूरिया की ज़रूरत पड़ती है तो 500 में से आधा यूरिया अपने बेसल एप्लीकेशन पे देंगे, बाकी जो बचा हुआ यूरिया अपने सितंबर अक्टूबर के मंथ में देते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रति पौधा 50 से 100 ग्राम एप्लीकेशन कर देते हैं। और इसका छिड़काव जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है पानी वाला, जिसको लिक्विड बोलता है, 15 लीटर पानी में 60 ml डाल के उसका छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से वो फल फूल झड़ने की समस्या कम आएगी। एक हार्मोन आता है नेप्थलीन एसिटिक एसिड, जिसको NAA बोलते हैं, उसको 15 लीटर पानी में 4 ml डाल के उसका छिड़काव करेंगे तो इस समस्या से जो फल फूल झड़ने की समस्या है उससे अपने को निश्चित रूप से निजात मिलेगी। और नियमित रूप से सिंचाई करते रहना चाहिए। अगर इसमें सिंचाई में गैप दे दिया आपने, बहुत दिन तक सिंचाई नहीं की, तो फल फटने की फिर समस्या आ जाती है। बूंद बूंद सिंचाई है आपके पास तो एक निश्चित अंतराल पे सिंचाई करते रहना चाहिए। बेल के पौधों में कीट रोगों का प्रकोप बहुत ही कम होता है और यदि किसी प्रकार की समस्या दिखाई दे तो इनके नियंत्रण के लिए दवा का छिड़काव कर सकते हैं और अधिक फलों का उत्पादन ले सकते हैं। बेल में एक समस्या और आ जाती है, इसका जो तना है वो खराब हो जाता है। तो बरसात जैसे ख़त्म हो जाती है उस समय तने के ऊपर बोर्डो पेस्ट लगा दें। बोर्डो पेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो उसमें जो घरों में चूना का जो अपने पुताई जिसको वाइट वॉशिंग बोलते हैं, वाइट वॉशिंग जैसा घोल बना लें और उसमें नीला थोथा डाल दें और एक रसायन डाल दें। इन तीनों को अपने इसमें जो मेन स्टेम होता है उस स्टेम के ऊपर पुताई करने से जो कैटरपिलर लगता है, इसका बार कैटरपिलर लगता है, वो नहीं लगता है और जनरली इसमें ज़्यादा बीमारियां आती नहीं है। तो इस तरह से अपना निश्चित रूप से प्रबंधन करेंगे तो बील ज़्यादा लगेगा। इसमें पत्ती वाला कोई धब्बा रोग है या बैक्टीरिया स्पॉट डिजीज लग गया तो उसमें एक निश्चित दवाइयाँ आती हैं, उनका आप छिड़काव करें और इस तरह से अपने को अधिक मुनाफा मिल सकता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मनिहारी, जिला पाली के जगदम्बा यादव ने। आपने बकरी की सिरोही नस्ल के बारे में जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश।
राजस्थान में सिरोही नस्ल की बकरी उत्तम नस्ल है और ये द्विप्रयोजनीय है। इस नस्ल के मुख्य लक्षण जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर हल्का झोल होता है, ये इसका नस्ल का पहचान का मुख्य लक्षण है। दूसरा, इसके लीफी ईयर है जो कि पत्ते नुमा होते हैं। तीसरा, इसके जो सींग होते हैं वो थोड़े सर में गड़े हुए होते हैं। और चौथा, जो इसका पिछली टांगों का जो भाग है, टखना, वहाँ पर इसके जो बाल होते हैं ये गुच्छेनुमा होते हैं। ये सिरोही नस्ल की बकरी के लक्षण हैं। इस प्रकार से जब भी आप बकरी खरीदे तो इन लक्षणों को देखकर आप बकरी खरीदे। और ये भूरे रंग की भी होती है और भूरे धब्बेदार रंग की भी होती है। इसका जो मांस होता है ये उत्तम क्वालिटी का होता है। दूध उत्पादन भी ये 1 से 1.5 लीटर देती है। पशुपालक भाइयों, इसके प्रबंधन के लिए मुख्य रूप से 4 से 6 घंटे तक आप इसको चराई कराए और तब आपको ज़्यादा लाभप्रद होगी बकरी पालन। स्टॉल फीडिंग भी आप कर सकते हैं, बकरी को अपने घर में ही पाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको 2 घंटे आप चराने के लिए जाते हैं तो इसके बहुत अच्छे बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। और इसके जो आहार है, आप तकरीबन प्रति बकरी जो दूध उत्पादन कर रही है उसको 300 से 400 ग्राम आप प्रतिदिन का दाना दे। और हरे चारे में आप जैसे रिज का है या आपके पास नीम की पत्तियां हैं इस समय, या सेजना की जो पत्तियां हैं वो आप इसको 1 से 2 किलो तक पत्तियां खिलाए। और आपके पास जैसे ग्वार का चारा है या लूम है वो आप आधा किलो से 1 किलो तक आप प्रतिदिन आप इनको खिलाए। बांट में आप तकरीबन 10 से 15 ग्राम आप नमक अवश्य रखें प्रति बकरी और 10 से 15 ग्राम ही आप मिनरल मिक्सर आप इसमें अवश्य रखें। तो विभिन्न तरह की किसी भी तरह की बीमारियां नहीं होगी और आपकी बकरी बिल्कुल स्वस्थ होगी। बकरियों को बीमारियों से बचाने के लिए बकरी पालकों को चाहिए कि वे समय समय पर टीकाकरण करवाएं और परजीवियों से बचाव के लिए डीवर्मिंग दवा पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार देवें। स्वास्थ्य प्रबंधन में आप जैसे ही आपके पास जो छोटी बकरी का बच्चा है वो जैसे ही 3 से 4 महीने का हो जाए तो आप उनको पहला टीका PPR का लगवाए। 3 वर्ष में 1 बार लगाते हैं। ऐसे ही फड़किया रोग के लिए ईटी का टीका लगाते हैं, ये भी प्रति वर्ष 1 बार लगाते हैं, साल में 1 बार ही लगवाए। और जब भी आप कहीं से नई बकरी खरीदे तो आप अपने नज़दीकी क्षेत्र से उसको प्राथमिकता दें। और अगर आपने 50 किलोमीटर दूर से बकरियां खरीदी है तो पहले ही आप जहां खरीदते हैं वहां पर आप टीकाकरण अवश्य करवा दें और 15 दिन बाद आप बकरी को अपने बाड़े पर आप लाइए, तो आपकी बकरियों में मोर्टिलिटी नहीं होगी और आपकी बकरियां बिल्कुल स्वस्थ रहेगी। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041912555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।